बारिश बहुत तेज हो रही थी, मगर ऐसी तेज बारिश में भी रानी चिड़िया अपने बेटे गुग्गू के लिए दाना लाती है, क्योंकि उसके घर में खाने को कुछ न था। गुग्गू चुपचाप अपने घोंसले में लेटा हुआ था। उठो बेटा गुग्गू, ये दाना खा लो, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। इतनी तेज बारिश में बड़ी मुश्किलों से मुझे ये दाना मिला है। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर गुग्गू अपने घोंसले में से उठकर बैठ जाता है। मम्मा, रोज रोज ये सूखा दाना खाते हैं, कम से कम बारिश में तो कुछ अच्छा बना लिया करे या कुछ मंगवा लिया करे, जैसे पिज्जा। मम्मा, पिज्जा बहुत पसंद है मुझे। गुग्गू बेटा, ये सब तो अमीरों के चोंचले हैं। बारिश हो या सूखा, हम गरीब पक्षियों को तो इसी दाने पर गुजारा करना पड़ता है। चलो अब शाबाश, अच्छे बच्चे बनो और जल्दी से ये दाना खा लो। गुग्गू का मन तो पिज्जा खाने को कर रहा था, मगर क्योंकि उसकी मम्मा गरीब थी, इसीलिए वो सूखा दाना ही खा लेता है। इधर रानी चिड़िया के पड़ोस में कालू कौवा और कल्लो रहते थे। कालू कौवा अच्छा खासा कमाता था। कालू जी, ऐसी बारिश में तो कुछ स्पेशल डिश खाने को मन कर रहा है। हाँ कल्लो, कौन सी फिश खाने को दिल कर रहा है, मुझे बताओ, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। हा, कालू जी, फिश नहीं डिश कह रही हूँ मैं तो। कोई पिज्जा मंगवा ले, वो भी लार्ज साइज का। इसके बाद कालू कौवा पिज्जा डिलीवर करने वाले पक्षी को फोन लगाता है और उसे पिज्जा लाने को कहता है। प्यारे दोस्तों, आपको बारिश में क्या खाना पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इधर पिज्जा डिलीवर करने वाला पक्षी कबूतर पिज्जा लेकर कालू कौवे के घर की तरफ निकल पड़ता है, मगर वो पिज्जा देने वाला कबूतर कालू कौवे के घर की बजाय रानी चिड़िया के घर पहुंच जाता है। लोकेशन तो यही है, शायद यही वो घर होगा जिन्होंने पिज्जा मंगवाया है। और अपने घर के बाहर किसी अनजान पक्षी की आवाज सुनकर रानी चिड़िया घर से बाहर आ जाती है। ये लीजिए आपका गर्मा गर्म पिज्जा। दरअसल मुझे आने में इसीलिए देर हो गई क्योंकि आपका घर नहीं मिल रहा था। मम्मा, पिज्जा। मम्मा, आप ये पिज्जा ले लें। नहीं बेटा गुग्गू, जो चीज हमारी है ही नहीं, हम उसे नहीं रख सकते। कबूतर भैया, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है, हमने कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। हो सकता है ये पिज्जा हमारे पड़ोसी कौवों ने ऑर्डर किया हो, आप उनसे पूछ सकते हैं। इसके बाद वो कबूतर रानी चिड़िया को धन्यवाद कहने के बाद कालू कौवे के घर की तरफ आता है और इतनी देर में कालू कौवा भी अपने घर से बाहर आ जाता है। क्या बात है कबूतर, बड़ी देर कर दी आने में, हमने तो काफी देर पहले पिज्जा ऑर्डर किया था। वो क्या है ना कालू भैया, मैं आपके घर के बजाय आपकी पड़ोसन चिड़िया के घर पहुंच गया था और गलती से मैं पिज्जा उस चिड़िया को देकर जा रहा था, मगर आपकी पड़ोसन चिड़िया तो बहुत ईमानदार है। उस चिड़िया ने न सिर्फ पिज्जा वापस कर दिया बल्कि उसने आपके घर का पता भी बताया, जबकि उसका बेटा पिज्जा के लिए बहुत जिद कर रहा था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम पिज्जा देकर जा सकते हो। इसके बाद वो दोनों पति पत्नी मजे मजे से गर्मा गर्म पिज्जा खाने लगते हैं। इधर छोटा सा गुग्गू अपनी खिड़की में बैठा अपने कौवे पड़ोसियों को पिज्जा खाते हुए देख रहा था। गुग्गू बेटा, काफी देर हो गई है, तुम उधर खिड़की में क्या कर रहे हो? अब आओ और आकर सो जाओ। मम्मा, हमारे पड़ोसी कौवे अंकल और कौवी आंटी बड़े मजे से पिज्जा खा रहे हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है उनके घर से। रानी चिड़िया अपने बेटे की बात सुनकर कुछ न बोलती, मगर दिल ही दिल में उसे बहुत दुख हो रहा था कि वो अपने बेटे को एक पिज्जा तक भी नहीं खिला सकती। मगर इतनी देर में रानी चिड़िया के घर का दरवाजा खटकता है। गुग्गू बेटा, इस समय इतनी बारिश में कौन आ गया? रानी अभी इतना कहती ही है कि उसकी पड़ोसन कल्लो कभी पिज्जा उठाए उसके घर के अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद वो पिज्जा कल्लो कभी रानी को देती है और कहती है, रानी बहन ये ले, ये पिज्जा खा ले। मैंने सोचा आप इतनी बारिश में दाना लेने कहाँ गई होंगी, और मुझे पता है आपके गुग्गू बेटे को पिज्जा बहुत पसंद है। चले अब जल्दी जल्दी आप दोनों ये पिज्जा खा ले। अब मैं चलती हूँ, आपके कालू भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कल्लू बहन। अगर आप जैसे सबके पड़ोसी हो तो सबका जीवन खुशियों से भर जाए। इतना कहने के बाद कल्लू कवि वहाँ से चली जाती है और वो दोनों माँ बेटा खूब मजे मजे से पिज्जा खाने लगते हैं। कल्लू कवि के 2 बेटे थे और अब कल्लू कवि को उनकी शादी की फिक्र लगी थी। कल्लू कवि का एक बेटा तो बहुत अच्छा कमाता था, मगर दूसरा बेटा बिल्कुल ही निकम्मा था। बंटू और मिंटू, तुम दोनों अब बड़े हो गए हो और मैं सोच रही हूँ तुम दोनों की शादी कर दूँ। मुझे बंटू की कोई फिक्र नहीं, मगर मुझे इस मिंटू की फिक्र है। कौन देगा इस निकम्मे को अपनी बेटी? माँ, आप मेरी फिक्र ना करें, आप भैया की ही शादी करवा दें। हाँ हाँ, ऐसे ही कहते रहना, निकम्मे कहीं के कोई काम धंधा करने का ना सोचना। छोड़े माँ, आप तो मिंटू के पीछे ही पड़ गई हैं। कर लेगा ये कोई काम। अच्छा, मैं काम पर चलता हूँ। इधर कल्लू के पड़ोस में रानी चिड़िया की भी 2 बेटियां थीं। एक बेटी तो बहुत खूबसूरत थी, मगर दूसरी बेटी का रंग कुछ काला था। चीनू और मीनू, मैं सोच रही हूँ कि तुम दोनों की शादी कर दूँ, मगर मुझे इस बात की फिक्र है कि मीनू के सांवले रंग की वजह से कोई भी इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ माँ, कर भी क्या सकते हैं, अगर ये इतनी काली है कोई ना कोई कर ही लेगा इससे भी शादी। देखे माँ, ये चीनू हमेशा ही मेरा मजाक उड़ाती है, आप इसे कुछ कहती क्यों नहीं? अच्छा, आप चुप कर जाओ, तुम दोनों लड़ने ना शुरू हो जाना। मैं जा रही हूँ नदी से पानी पीने। रानी चिड़िया नदी पर पानी पीकर बैठी अपनी बेटियों के बारे में ही सोच रही थी। वहाँ पर उड़ते हुए कल्लू आ जाती है। क्या बात है रानी, तुम कुछ परेशान लग रही हो। कल्लू बहन, मेरी बेटियाँ अब बड़ी हो चुकी हैं और अब मैं उनकी शादी करवाना चाहती हूँ और इसीलिए मैं उनके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रही हूँ। कल्लू को पता था रानी चिड़िया की एक बेटी तो खूबसूरत है, मगर दूसरी बदसूरत। इसी तरह उसका एक बेटा बहुत अच्छा कमा लेता है और दूसरा बेटा बिल्कुल ही निकम्मा था। इसीलिए वो रानी चिड़िया की दोनों बेटियों को अपनी बहू बनाने का सोच लेती है। रानी, तो इसमें सोचने की क्या बात है, मैं करूँगी तुम्हारी बेटियों से अपने बेटों की शादी। तुम्हारी बेटियाँ बहुत खुश रहेंगी मेरे घर में। रानी भी इस बात को मान लेती है। अरे वाह कल्लू बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो फिर शादी की तैयारियां करते हैं। इसके बाद कल्लू दोनों बेटों की शादी करवाकर अपनी बहुओं को घर ले आती है। अरे वाह, कितनी सुंदर है मेरी बड़ी बहू चीनू, बड़ी ही प्यारी जोड़ी लग रही है दोनों की। मगर मीनू तो तुम्हारी कहीं से भी बहन नहीं लगती। चीनू तो बहुत खुश होती है, मगर मीनू अपनी सास की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, मगर वो कुछ बोलती नहीं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कल्लू कवि अपनी दोनों बहुओं के साथ अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि वहाँ पर उनकी पड़ोसन डोली चिड़िया आ जाती है। कल्लू की दोनों बहुओं को देखकर डोली चिड़िया कल्लू से कहती है, कल्लू बहन, तुम्हारी बड़ी बहू तो बहुत खूबसूरत है, मगर छोटी कुछ खास नहीं। क्या जरूरत है तुम्हें इसे अपनी बहू बनाने की? डोली बहन, कह तो तुम ठीक रही हो, मगर मेरे निकम्मे बेटे को कोई भी अपनी बेटी नहीं दे रहा था, इसीलिए मैंने इससे इसकी शादी कर दी। मीनू अकेले ही सारे घर का काम किया करती थी, मगर फिर भी वो सास बहू उसे पसंद नहीं करती थी। चलो जल्दी कर मीनू, तुम्हें काम करने के बाद खाना भी तो बनाना है। नहीं माँ जी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। अगर आपको खाना खाना है तो खुद बनाकर खा ले। तेरी इतनी मजाल के सास से जुबान चलाती है, निकल जा मेरे घर से, मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरी। मेरी बड़ी बहू है ना, सारा काम वो खुद करेगी। इतने में उड़ता हुआ चीनू का पति मिंटू भी आ जाता है। क्या हुआ माँ, सब खैरियत तो है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? निकल जाओ मेरे घर से। ना तुम कोई काम करते हो, ना ही तुम्हारी पत्नी। मुझे तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं है, अभी की अभी मेरे घर से चले जाओ। मिंटू अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। सुनिए जी, आप तो कोई काम वाम भी नहीं करते, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। मीनू, मुझे पता
था कि ये सब होना ही था, इसीलिए मैं रोज रोज काम ढूंढने जाता था। मगर आज मुझे बहुत अच्छा काम मिल गया है और उसके साथ एक अच्छा घर भी। और यही बात मैं माँ को सुनाने आया था, मगर उन्होंने तो कुछ सुना ही नहीं और हम दोनों को घर से निकाल दिया। मगर चिंता की कोई बात नहीं, हम अब चलकर अपने नए घर में रहेंगे। चिंटू, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आपको वाकई काम मिल गया? ये तो बहुत अच्छी बात है। कल्लो ने मीनू को घर से निकाल तो दिया था, मगर अब घर का सारा काम कल्लो को ही करना पड़ता था, क्योंकि चीनू को तो कोई काम न आता था। बहू, सारे घर का काम करके मैं बहुत थक जाती हूँ, कभी तुम भी काम कर लिया करो। सासू माँ, आपको तो पता ही है कि मुझे ये काम वाम बिल्कुल पसंद नहीं। वो मीनू ही थी जो आपके नखरे उठाती थी। मुझसे किसी काम की उम्मीद मत रखना। अभी वो आपस में बातें कर रहे थे कि वहाँ पर बंटू बहुत से फल लेकर आ जाता है। चीनू, ये लो फल, इसमें से कुछ फल माँ को भी दे देना। अरे ऐसे कैसे दे दूँ? बड़ी मेहनत से कमाते हैं आप ये सब कुछ। ये अपने छोटे बेटे के पास जाकर क्यों नहीं रहती? रहने दो बेटा, मैं जाकर खुद ही अपने लिए कोई फल ले आऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कल्लो को बहुत तेज बुखार था। घूम फिर कर उसकी बहू भी वहाँ पर आ जाती है। सासू माँ, ये क्या? अभी तक आपने खाना नहीं बनाया? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से जाकर मेरे लिए खाना बनाए। बहू, आज मेरी तबीयत लगता है कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने खाना नहीं बनाया। आज जाकर तुम खुद ही खाना बना लो। वैसे भी माँ जी, आप सारा दिन बिस्तर पर ही लेटी रहती है, हमारे ऊपर आप बोझ बन गई है। मेरा पति आपको कब तक कमा कर खिलाता रहेगा? आप अपने छोटे बेटे के पास क्यों नहीं चली जाती? बहू, कहाँ जाऊंगी मैं इस उम्र में? प्लीज मुझे घर से ना निकालो। मगर वो कल्लो की एक नहीं सुनती और कल्लो को घर से निकाल देती है। कल्लो जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और वहाँ से जाते हुए उसका छोटा बेटा उसे देख लेता है। क्या हुआ माँ? आप इतनी गर्मी में यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या बताऊं बेटा, मुझे तुम्हारी भाभी ने घर से निकाल दिया है। माँ, आप फिक्र क्यों करती हैं? मेरा बहुत बड़ा घर है, आप मेरे साथ मेरे घर में रह लें। इसके बाद मिंटू कल्लो को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। कल्लो अपने बेटे का इतना बड़ा आलीशान घर देखकर बहुत हैरान हो जाती है। बेटा मिंटू, मीनू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया और मैंने जिनके ऊपर एतबार किया उन्होंने ही मुझे धोखा दिया। नहीं माँ जी, आप हमारी बड़ी हैं, आप हमसे माफी ना मांगे। मगर आपने हमेशा ही खूबसूरती को सब कुछ समझा, लेकिन खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। पक्षियों का अखलाक अच्छा होना चाहिए। अब मेरे पति के पास सब कुछ है जिसे आप निकम्मा कहती थी, इसीलिए मैंने सारी पुरानी बातें भुला दी हैं। आज के बाद हमेशा आप हमारे घर में ही रहेंगी। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं वाकई ही गलत थी। उन दोनों के जाने के बाद चीनू को अब सारा काम खुद ही करना पड़ता था और अब उसे ये एहसास हो रहा था कि इसने उन दोनों को निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मगर वो क्या कर सकती थी, उसने खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी थी।